So hello friends, welcome to Canada, and today we are going to discuss about the topic the Delhi Sultans, which is related to the NCERT class 7th history book also, जो कि आपके लिए क्लास 7th की जो सिलेबस है उसके स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल होगा ही, साथ साथ में यह MPPSC और UPSC रिलेटेड सिलेबस वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ओके, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं कि यह किस तरीके से यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। तो बिफोर 12th सेंचुरी जो था, कावेरी डेल्टा के आसपास का ही रीजन एक्सपेंड हो रहा था और यहाँ पर ही एक लार्ज किंगडम सर्वाइव कर रहा था। तो इस पर कावेरी डेल्टा के ही रीजन्स के बारे में बात करते हैं 12th सेंचुरी से पहले, जहाँ पर दिल्ली के बारे में कोई ज़्यादा चर्चाएं नहीं मिलती हैं कि दिल्ली एक मेजर सिटी यहाँ पर था और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। आफ्टर द 12th सेंचुरी जब तोमर और चौहान आते हैं, तो तोमर और चौहान के शासनकाल के दौरान ही क्या होता है, दिल्ली को एज अ कैपिटल और एक कॉमर्शियल सेंटर के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। तो पहले तोमर को हराने के बाद में चौहान, जो कि चहमनाज ऑफ अजमेर भी कहलाते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, दिल्ली को एज अ कॉमर्शियल सेंटर अनाउंस किया जाता है। उस टाइम पीरियड पे क्या था कि जो वहाँ पर जैन मर्चेंट्स रहते थे दिल्ली में, इनके द्वारा काफ़ी सारे मंदिर कंस्ट्रक्टेड करवाए गए और देन सिक्के भी चलवाए गए। इन सिक्कों को क्या कहा जाता था, इन सिक्कों को दहलीवाल कहा जाता था, जो कि उस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में थे, चलन में थे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से दिल्ली को एक एज अ सेंटर कन्वर्ट किया, एज अ सेंटर ऑफ कैपिटल कंट्रोल का कहा गया और यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिल रही हैं। तो हुआ क्या कि दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग इन द 13th सेंचुरी, दिल्ली सल्तनत कब आती है, दिल्ली सल्तनत आती है 13th सेंचुरी में, इन द अप्रॉक्स ऑफ 1206। ओके, 1206 से दिल्ली सल्तनत स्टार्टिंग होगी, हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर टेक अ टुक टेबल 1 एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी। इस पर क्या होता है, दिल्ली सल्तनत में क्या होता है, 5 डायनेस्टीज बिलोंग है। ओके, उनके बारे में हम टेबल 1 में अभी चार्ट बना हुआ है, वहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे। और इसी के साथ साथ में क्या था कि कौन कौन से एरिया जो थे जो वो दिल्ली सल्तनत के अंदर में कैप्चर होते थे उस टाइम पीरियड पे। तो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली कुन्हा, सिरी, जहांपना, कुतुब मीनार के एरिया, हौज खास, ये सारी चीज़ें जो थी, और साथ ही साथ में दिल्ली सल्तनत की जो 5 डायनेस्टी थी उसमें से तुगलकाबाद, आदिलबाद, ये सारी जो जगह थी जो मैप में हमको दिख रही हैं, ये दिल्ली के अंडर में आती थी, अंडर दिल्ली ये रहती थी। ओके, फिर हम देखते हैं द रूलर ऑफ द दिल्ली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में कहाँ से होती है, तो सबसे पहले रूलर यहाँ पे होते हैं राजपूत डायनेस्टी की। राजपूत डायनेस्टी में तोमर थे, तोमर्स के बाद में चौहान्स आए, चौहान्स के बाद में फिर आता है दिल्ली सल्तनत, स्टार्टिंग यहाँ से होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्ली तुर्किश रूलर, जो कि क्या बोलता मैंने अभी 1206 से आते हैं। फिर उसके बाद में जो तुर्किश रूलर्स होते हैं, यह इसमें स्लेव डायनेस्टी, फर्स्ट रूलर जो थी, फर्स्ट थे स्लेव डायनेस्टी, इसको बोला गया गुलाम वंश। ओके, तो गुलाम वंश का शासनकाल क्या रहता है, गुलाम वंश का शासनकाल रहता है 1206 टू 1290। इसमें फर्स्ट अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा कुतुब मीनार, जो दिल्ली में बनवाई गई है, तो इसका बेस जो तैयार करवाया गया था, जो बेस रखा गया था, फाउंडेशन रखी गई थी, वह कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, इसके द्वारा बनाई गई थी। फिर इसके बाद में इसका जो दामाद होता है इल्तुतमिश, इसके द्वारा शासन किया जाता है इस टाइम पीरियड पर। फिर इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान शासन करती है, जिसको हम द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ हिस्ट्री या फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया कहते हैं। कौन थी, उसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। गयासुद्दीन बलबन इसके बाद आते हैं। आफ्टर दैट एक बड़ी डायनेस्टी को हम पढ़ते हैं, उसके बाद में कौन है वो, खिलजी डायनेस्टी। ओके, तो खिलजी डायनेस्टी में अगर आप लोगों अपडेटेड रहते हैं तो आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसी के बेसिस पे काफ़ी सारी मूवीज शोज भी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर बनाए गए हैं और उसकी पॉलिसी मेकिंग के बारे में बताया गया है। ओके, तो खिलजी डायनेस्टी का द फर्स्ट रूलर कौन होता है, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 1296 तक रूल करता है। आफ्टर दैट कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक
अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। उसके बाद में कौन आता है, उसके बाद में आ जाते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद तुगलक वह जिसको एक पागल राजा की भी उपाधि लोग बाग देते हैं इतिहासकारों के द्वारा। यहाँ पर मोहम्मद तुगलक को पागलों की उपाधि, पागल की उपाधि कही गई है। ओके, 1320 से 1414 तक तुगलक डायनेस्टी रहती है। आफ्टर दीज थ्री डायनेस्टीज कौन आते हैं, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, जिनका टाइम पीरियड काफ़ी कम रहा है। और सैयद डायनेस्टी की बारे में हम ज़्यादा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते भी नहीं कि इन्होंने कोई खास बात की है। तो सैयद डायनेस्टी थी, उसके बाद में लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, उन्होंने पानीपत का युद्ध एक बार जरूर सुना होगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, और इसी टाइम पीरियड पे बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध होता है, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। ओके, इसके बाद में बाबर जीत जाता है और मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। चलिए इसके बारे में अब हम और जानते हैं कि आगे क्या लिखा है। फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो हमने थोड़ी बहुत अपडेटेड रहते थे, और इससे पहले की क्लासेस में जो स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी 6th क्लास में पढ़ा होगा, और जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा कि हमको नॉलेज कहाँ से मिलती है। द सोर्सेज ऑफ नोइंग हिस्ट्री क्या है, सोर्सेज ऑफ नोइंग हिस्ट्री है हमारे, हिस्ट्री कौन से हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कॉइन्स होते थे, आर्किटेक्चर होते थे। इनके द्वारा ही क्या पता चलता था, राजा महाराजाओं के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलता था। तो सेम ये कंडीशन दिल्ली सुल्तान के साथ में भी लगती है कि इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, कॉइन्स के द्वारा, आर्किटेक्चर के द्वारा ही हमें उस टाइम के सुल्तान्स के बारे में और राजाओं के बारे में पता चलता था। लेकिन इसी के साथ साथ में एक और चीज़ पता चलती है कि तारीख या तारीख, जो कि अगर प्लूरल वर्ड में बोला जाए तो तारीख लिखा होता था, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी, और उस टाइम के प्रशासन की लैंग्वेज भी थी, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग पर्शियन लैंग्वेज वाले ही लोग तो आए थे, तो पर्शियन में ही अपनी चीज़ें लिखवाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। दिल्ली सुल्तान के बारे में ये जो उस टाइम पे राइटर्स होते थे, कुछ बुक लिखते थे, और उसमें क्या कहते थे, अपने राजाओं की तारीफ वगैरह लिखते थे, और उसको क्या बोलते थे, तारीख बोलते थे। ओके, द ऑथर्स ऑफ द तारीख वर लर्नड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट्स एंड द कोर्टियर्स। ये लोग होते क्या थे, ये लोग बड़े ही होशियार बुद्धिमान लोग होते थे, काफ़ी शिक्षित लोग होते थे, जो कि एक राज्य की सभा में, राज्यसभा में सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट या कोर्टियर्स के पद पर भी होते थे। साथ ही साथ में ये सलाहकार भी होते थे एक शासक के, किस लिए, शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और ये जोर देते थे, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द जस्ट रूल, ये शासन करने के लिए ही जोर देते थे। इसके बाद में हम यहाँ पे एक बॉक्स देखते हैं, बॉक्स में द सर्किल ऑफ जस्टिस के बारे में बनाया गया है, या फिर साइकिल बोल सकते हैं हम, कि साइकिल ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया है। इसको किसने लिखा है, फ़क्र मुदब्बिर ने, जो 13th सेंचुरी में एक राइटर रहा है, उसने एक चीज़ लिखी है कि न्याय की साइकिल जो है, न्याय की साइकिल जो है, जस्टिस ऑफ साइकिल कैसी होगी। तो किंग किस पे डिपेंड है, यहाँ पे बताया गया किंग डिपेंड होता है, किंग डिपेंड है सोल्जर्स पर, क्योंकि सोल्जर्स को सैलरी मिलती है, तो सोल्जर्स सैलरी पे डिपेंड है। अब सैलरी कहाँ से आती है, सैलरी आती है पीजेंट से, किसानों से, मजदूरों से। तो सोल्जर किस पे डिपेंड है, सोल्जर डिपेंड है किसानों की किसानों से रेवेन्यू कलेक्शन पे। लेकिन पैसे कब देगा किसान, जब वह हैप्पी होगा, तो खुश होगा, समृद्ध होगा, तभी तो जाके वो पैसे दे पाएगा, अपना काम कर पाएगा और रेवेन्यू जमा कर पाएगा। उस रेवेन्यू से सोल्जर्स को सैलरी मिलेगी, और सोल्जर्स के कारण किंग स्टेबल हो पाएगा। और हैप्पीनेस कब रहेगी, जब किंग का शासन जो होगा काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री, ईमानदार और न्यायपूर्वक होगा। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरी साइकिल यहाँ पर बताई गई है फ़क्र मुदब्बिर के द्वारा, यहाँ पर 13th सेंचुरी में। ओके, फिर हम आगे पढ़ते हैं, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स। अब क्या होता था कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तारीख, तो तारीख लिखने वाले जो लोग होते थे, तारीख राइटर, ऑथर जो होते थे, वह कहाँ रहते थे। अब वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, राजा महाराजाओं की तारीफ़ों वाला काम कर रहे हैं, तो ये लोग डेफिनेटली
काफ़ी ज़्यादा सिटी में रहते होंगे, मेनली ना सिटी। बहुत ही रेयर होता था कि ये लोग विलेज में, गांव में कहीं पर रहते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। ये क्यों लिखते थे? इतिहास इनके बारे में लिखते थे, इनकी तारीफों के बारे में पुल बांधते थे। एक लालच होती है हर किसी को कि हमको कुछ मिले, कोई काम करे उसके बदले में कुछ मिले, तो रिच रिवॉर्ड्स, कुछ अच्छे पैसे इनाम के बदले में, यह सोच में ये राजा महाराजाओं के बारे में लिखते थे। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction। ये किस पर जोर देते थे? राजा महाराजाओं को सलाह भी देते थे और उस पर जोर देते थे कि आप किस तरीके का शासन करिए। जन्मसिद्ध अधिकार आपका शासन है यहाँ पर, तो बर्थराइट पर फोकस करिए, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लिंग भेदभाव है उस पर भी फोकस करके अपना शासन करिए। अब यहाँ पे लिखा गया है इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर। तो हमने अभी यही सबसे पहले शुरुआत में बताया था। 1236 में कौन सा आता है? 1236 में इल्तुतमिश के बाद में आती है उसकी बेटी रजिया सुल्तान। हालांकि रजिया के अलावा रजिया के भाई भी थे जो कि रूलर बन सकते थे और जो कि उत्तराधिकारी बन सकते थे, पर हुआ क्या, इल्तुतमिश जो कि था उसने अपने बेटों से ज़्यादा अपने बेटी को उत्तराधिकारी के लिए योग्य समझा। ओके, उत्तराधिकारी के लिए योग्य समझा और रजिया सुल्तान को एज अ रूलर अनाउंस कर दिया कि आफ्टर इल्तुतमिश कौन बनेगा रूलर? रजिया सुल्तान। तो यह 1236 में रजिया सुल्तान एज अ रूलर बन जाती है और जो भी अपने काम करती है, अपने शो करती है कि मैं किसके अंडर पे हूँ, मैं एक लेडी रूलर हूँ, और सभी जगह पर लेडी रूलर, और जो भी कॉइन्स वगैरह थे उसमें अपना नाम चलवाती है, द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ओके, कुछ लोगों को ये चीज़ें, कुछ लोगों के, मोस्टली लोगों को ये चीज़ें नागवार हुई कि उनको हजम नहीं होती थी कि मैं किसके अंडर में काम कर रहा हूँ, जो भी मेरी रूलर है वह एक महिला है, तो मुझे अब महिला की बात माननी पड़ रही है। इस कारण से लोग क्या थे? अनकंफर्टेबल थे, नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। ओके, और इस कारण से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो सीनियर लोग थे इन्होंने ये चीज़ें नागवार हुई और इसको 1240 में इसको गद्दी से हटा देते हैं। मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। मिनाज सिराज जो उस टाइम के राइटर थे, इन्होंने रजिया के बारे में सोचा और इन्होंने भी अपनी कुछ राय रखी। मिनाज सिराज कहते हैं कि ये जो हुआ है इसमें क्या बोला गया है कि क्वीन को रूलर बना दिया गया है, ये सोशल ऑर्डर के क्रिएशन के अगेंस्ट वाली बात हो गई है। जिसमें सोशल ऑर्डर क्या था? सोशल ऑर्डर में था कि जो भी होगा, सोशल ऑर्डर में था रूलर क्या होगा? मैन होगा, रूलर जो होगा आदमी होगा, पुरुष होगा, और उसके अंडर में सारे लोग काम करेंगे। पर यहाँ पे सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट वाला काम हो जाता है और रूलर क्वीन होती है, एक महिला होती है, और उसके अंडर में बाकी सारे लोग काम करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल द एक्सीलेंट्स। तो उसने और भी चीज़ें कही कि ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन। हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल द हर एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑन हर इंस्क्रिप्शन। अब क्या बताया था मैंने अभी, रजीद सुल्तान ने क्या करवाया, कुछ ऐसी चीज़ें और थी जो और लोगों को आहत करती थी कि चलो ठीक है आप रूलर तो बन गए, साथ ही साथ में ये बताने की क्या ज़रूरत है कि बाहर के लोगों को पता चले कि रजिया एक, ये जो राज्य है ये किसके अंडर में वर्क कर रहा है? लेडीज़ के अंडर पे वर्क कर रहा है। ओके, तो रजिया सुल्तान जो थी उसने सिक्के जो चलवाए उसमें मेंशन करवाया कि डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। इसी के दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इसी के साथ साथ में एक और देवी थी, रुद्रमा देवी, रानी रुद्रमा देवी। इन्होंने 1262 से 1289 में ककाट्य डायनेस्टी जो वारंगल की थी, हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश के अंडर में जो एरिया आता है, वहाँ पर रुद्रमा देवी ने शासन किया और वहाँ पर उन्होंने अपना नाम बदल कर एक पुरुष का नाम पर सिक्के चलवाए और लोगों को, प्रजा को भ्रम में रखा कि आपका जो शासक है वह एक पुरुष है। ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं हुई। इसी के साथ साथ में दिद्दा नाम की कश्मीर की महिला है जो कि रानी मानी जाती है। उन्होंने, उनको जनरली दीदी कहते थे जिसका मतलब होता था एल्डर सिस्टर, पर उनका नाम चला दिद्दा। ओके, इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है मिनाज सिराज के द्वारा। ओके, तो ये थी आज तक का टॉपिक
जिसमें हमने दिल्ली सुल्तान्स और दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ी सा ब्रीफ एनालिसिस किया। तो इस पार्ट 1 में आई होप कि आपको जो भी चीज़ें बताई गई वह अच्छे से समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को यह हेल्पफुल हो। ओके, और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आगे ये वीडियो मैं और बनाता रहूँ। तो ठीक है, पार्ट 2 इसके बाद आने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।